WHO के अनुसार यौन स्वास्थ्य यानी कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्यक्तियों, जोड़ों और परिवारों के संपूर्ण स्वास्थ्य और विकास के लिए और समुदाय और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। लोगों का इस मामले में जागरूक होना उन्हें और हमारे समाज को कई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों से बचा सकता है। हर एक व्यक्ति को एक ये अधिकार है कि वो अपनी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित फैसले ले सके। एक हेल्थ केयर मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस डे सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हेल्थ केयर इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस डॉक्टर्स सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित सवालों के जवाब देंगे। हमारा उद्देश्य है कि इसके जरिए हम समाज में सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूकता पैदा कर सके। हेलो, मैं हूं सना खान और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज हमारे साथ है डॉक्टर पराग शाह। डॉक्टर पराग शाह मुंबई के जाने माने सीनियर सर्जन हैं, जिन्हें सर्जरी में 30 साल से भी अधिक एक्सपीरियंस है। वे पुरुषों के परिशुद्धकरण यानी कि सर्कमसिशन एक्सपर्ट है। उन्होंने जे केयर सर्जरीज पर काफी सारी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस दी है। हेलो डॉक्टर पराग, हाउ आर यू? वेलकम टू मेडी सर्कल। Hello, Sana and Medi Circle. Thank you very much for inviting me for this interview. It is a really nice initiative from Medi Circle. Very need of the hour, I would say. कि बहुत ही जरूरी है ये समाज को इस बारे में बताने के लिए। ओके डॉक्टर पराग, पुरुषों में पाई जाने वाली कौन सी सबसे आम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं और पुरुषों के सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, पुरुषों में काफी प्रकार के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या पतन होना, या उनको लगता है कि अपनी साइज में प्रॉब्लम है, ऑर्गन के साइज शेप्स में प्रॉब्लम है, या पेनिट्रेशन करने में पेन होता है, या उसमें कोई दिक्कत है, या जो ऑर्गन का सही मात्रा में टाइटनेस होना, वो उनको लगता है कि ये बराबर नहीं हो रहा है। इससे काफी प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पर जो हमारे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है और जो मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से समाज के में शेयर करना चाहूंगा कि ज्यादातर जो ये प्रॉब्लम्स होते हैं जी, वो पेशेंट के माइंड में होते हैं। अच्छा। और मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब कि रियलिटी और फैक्ट्स में काफी अंतर होता है। आज जब जैसे हम भी ये सोशल मीडिया में ही इंटरव्यू कर रहे हैं, पर वैसे सोशल मीडिया की वजह से काफी फ्रीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। काफी वीडियोस, काफी फोटोज, काफी पिक्चर्स, काफी स्टोरीज इजीली एंड फ्रीली अवेलेबल होती है। काफी में फैक्ट्स और सही फैक्ट्स होते हैं, पर काफी में एग्जैगरेशन फॉर्म्स में होता है। जैसे बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं, जैसे मतलब कि सब कुछ सही नहीं होता, थोड़ा एग्जैगरेटेड होता है। तो वो एग्जैगरेटेड इमेज देख के, एग्जैगरेटेड स्टोरी सुन के पेशेंट्स की मान्यताओं में काफी चेंजेस आते हैं। उनको लगता है कि जो वो नॉर्मल है, बट वो शायद नॉर्मल नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस ये सब चीजों को देख के बढ़ गए होते हैं। तो इसलिए ये जो एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी में काफी फर्क होता है। जी। जब अगर हमारे पास जो आते हुए 100 पेशेंट्स आप देखेंगे तो 80% लोगों में ये प्रॉब्लम होता है। जी। तो इसलिए हम हमेशा पहले तो ये कहते हैं कि जब भी आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम लगे कि आपको कंसल्ट करना है, करना ही चाहिए, काउंसलिंग लेनी ही चाहिए, पर वो अकेले ना जाएं, आपके पार्टनर के साथ जाए, क्योंकि सेक्स इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू यू, इट इज ए कंबाइंड थिंग। तो पहले तो क्योंकि दोनों जन जाएंगे तो दोनों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, दोनों की समझ क्या है उस बारे में, वो डॉक्टर इवेल्युएट कर पाएगा और फिर उनको सजेशंस दे पाएगा। तो पहली बात तो ये है कि जैसे आप दोनों जन साथ में जाएं। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि 80% प्रॉब्लम्स तो यही होती है कि मान्यताओं में और फैक्ट्स एंड रियलिटी में डिफरेंस होता है। 10% ऐसे लोग होते हैं कि जिनको एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे किसी को अपने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब साइलेंट बीमारियां हैं, जिससे मतलब डायरेक्टली डायबिटीज या ब्लड प्रेशर कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं क्रिएट करते, पर उनके वजह से भी सेक्सुअल
डिसफंक्शन, दूसरे भी डिसफंक्शंस फर्क होते हैं, पड़ता है, किडनी पे इफेक्ट राइट। पड़ता है, हार्ट पे होता है, जैसे ही सेक्स पे भी फर्क पड़ता है। जी तो जब हमारे पास, तो हम ये जब ढूंढते हैं कि उनके कोई एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम है, तो ये मिल पाता है और तब फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। ओके और सिर्फ 10% लोगों को होता है कि रियल में कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है और फिर हमें उसका इधर मेडिकली या सर्जिकली इलाज करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर, हमारे समाज में इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? जी, आपने सही कहा, इनफर्टिलिटी का प्रमाण काफी बढ़ रहा है। हम्म, कई कारण है उसमें। कॉमनेस्ट जो अभी है, क्योंकि अभी आजकल की जिंदगी जो है, आपकी लाइफस्टाइल जो है, वो तनावपूर्ण, स्ट्रेसफुल, राइट। फुल ऑफ, मतलब एनवायरनमेंट बीइंग फुल ऑफ पॉल्यूशन, प्रोसेस्ड फूड, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। जी तो वो एक मुख्य कारण होता है। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल कंडीशंस जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। जी अगेन ये इस सब्जेक्ट पे मैं वापस आपका एक ध्यान दोहराना चाहूंगा, आपके दर्शकों का, आपके सुनने वालों का और समाज का। क्योंकि जब इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि एक दाम्पत्य को बच्चा पैदा नहीं होता है, जी तो ज्यादातर फीमेल यानी कि वाइफ को ब्लेम किया जाता है। अल्टीमेटली तो बच्चा फीमेल ही, मतलब जो जी लेडी है जन वही, उसको ही राइट पैदा होता है, प्रेगनेंसी। जन्म तो वही देगी। और अगर वो नहीं दे पा रही है तो मतलब प्रॉब्लम उसमें है। पर हम्म। ऐसा जरूरी नहीं होता है। अच्छा 100, अगर जैसे हमारे पास 100 पेशेंट्स देखेंगे आप इनफर्टिलिटी की, तो 30% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल फैक्टर, मतलब कि पुरुष का कुछ प्रॉब्लम है, उनके स्पर्म्स अच्छा नहीं है, या वो स्पर्म्स कमजोर है, या कुछ दूसरे उनकी जो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, जी जी उस वजह से ये इनफर्टिलिटी होती हम्म। है। सेकंड, जो समाज में मान्यता होती है कि अगर पुरुष पेनिट्रेट कर सकता है, सेक्सुअली एक्टिव है, पेनिट्रेट कर सकता है, इजैकुलेट कर सकता है, मतलब कि वो नॉर्मल है, सही बात। सेक्स कर सकता है, वो नॉर्मल है, और फिर बच्चा नहीं पैदा हो रहा, तो वो लेडी का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि सेक्सुअल पोटेंसी एंड फर्टिलिटी पोटेंशियल, अगर हिंदी में समझाओ तो, कि अगर आपकी सेक्सुअल करने की क्षमता है, तो हम्म। जरूरी नहीं है कि आप बच्चा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा क्योंकि अगर इरेक्शन एंड इजैकुलेशन इज डिफरेंट, बट अगर आपके स्पर्म्स जहाँ टेस्टिस में पैदा होते हैं, हम्म अगर वहां से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या हम्म। वो पैदा जब हो रहे हैं वो या तो नहीं हो रहे हैं या कमजोर पैदा हो रहे हैं, आपके स्पर्म्स वीक है, तो वो, आप सेक्सुअली तो एक्टिव रहोगे, बट आपकी फर्टिलिटी नहीं रहेगी। अच्छा थर्ड बात ये है कि जब आप इवेल्युएट कर, जब एक दाम्पत्य को, एक कपल को बच्चा नहीं होता है, तो अगर आप उसको इवेल्युएट करते हो, जी तो हमेशा ये होता है कि लेडीज का फर्स्ट जांच किया जाता है, हम्म। जबकि वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है, कि लेडी को मल्टीपल इंटरनल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, राइट। जांच के लिए ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, लाइक डीएनसी हुआ, लेप्रोस्कोपी हुआ, हिस्ट्रोस्कोपी हुआ। जबकि पुरुष को सिर्फ आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपना ट्राउजर्स, अपना पैंट नीचे करना है, एग्जामिनेशन कराना है, और एक सीमेन का सैंपल देना है, एकदम सिंपल और सरल होता है। तो मैं हमेशा ये, और अगर वापिस स्टेटिस्टिक्स की बात करें, तो 30% जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है, वो पुरुषों में होती है, 30% फीमेल्स यानी कि लेडी में हो सकती है, और 30% दोनों में हो सकती है। अच्छा यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50% प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू मेल इनफर्टिलिटी। जी जी तो ये हमारा फर्ज बनता है कि जब भी कोई कपल अगर ये प्रॉब्लम से फेस हो रहा है, तो पहले पुरुष की जांच कराएं, और फिर ज्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड जो है वो स्त्रियों की जांच कराएं। और आजकल तो टेक्नोलॉजीज खूब बढ़ गई है, तो काफी तरीके से इलाज और ऑपरेशंस और मेडिसिन भी होती है, तो उसको इलाज हो जाता है। पर उसको निग्लेक्ट करने से, या ये सोचने से कि जब मैं सेक्स कर सकता हूँ तो मैं नॉर्मल हूँ, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, वो सोच गलत। गलत है। हम्म। डॉक्टर पराग, आपको पुरुषों के परिशुद्धकरण यानी कि सरकमसिशन और आम भाषा में जिसे हम खतना कहते हैं, करने का काफी अनुभव है। क्या ये क्रिया आम है, और ZSR स्टेपलर सरकमसिशन क्या है? जी,
जी, हम काफ़ी इस सर्कमसिजन या सुन्नत करते हैं। जी हम एडल्ट्स में, बच्चों में नहीं करते हैं, हम एडल्ट्स में करते हैं। जी जी। क्यों करते हैं पहले उसका इंडिकेशन यानी कारण अपन समझे। तो हम्म, ज़्यादातर जो एडल्ट्स या मतलब जब यंगस्टर्स बोलेंगे हम, जो हम्म, 18 से 22-30 साल की उम्र के हैं, वो हमारे पास आते हैं, उनको फाइमोसिस की प्रॉब्लम होती है। ये ओके। फाइमोसिस क्या होता है कि जो आपकी फोरस्किन है, जो खतना करते हैं या जो सर्कमसिजन करते हैं, वो फोरस्किन, उसका जो ओपनिंग है वो काफ़ी शॉर्ट या नैरो होता है, ओके। जिसकी वजह से वो यूरिन तो पास कर पाते हैं, बट वो फोरस्किन को पीछे नहीं ले पाते। अच्छा। अब ये पीछे लेना क्यों जरूरी है या क्यों होता है? तो नॉर्मल अगर आदमी देखे जिसका फोरस्किन है, जी। उसको हर बार हर रोज पीछे लेनी है और उसको सफा करना है। क्यों करना है? क्योंकि जैसे आपकी स्किन पसीना या स्वेट सिक्रेट करती है, वैसे आपकी ग्लांस पेनिस और वो प्रीप्यूस जो फोरस्किन है, उसकी अंदर की लाइनिंग है, वो एक सिक्रीशन पैदा करती है जिसको स्मेग्मा बोलते हैं। जी वो पानी जैसा कभी-कभी सफेद, कभी स्टिकी फ्लूइड होता है। जी काफ़ी कभी उसमें स्मेल भी आती है। जी। जो अगर वो क्लीन नहीं करते हैं, तो फिर उसमें खुद को भी और उनके पार्टनर को इन्फेक्शन होने की सेक्शन। संभावना होती है। जी जी। तो इस बारे में भी मैं एक चीज़ समाज को बताना चाहूँगा कि अगर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो स्त्रियों में आफ्टर मैरिज टिल 40-45 इयर्स ऑफ एज व्हाइट डिस्चार्ज यानी ल्यूकोरिया की काफी प्रॉब्लम्स होती है। हम्म। उसका मुख्य कारण ये यहाँ होता है, फोरस्किन में होता है, अच्छा। क्योंकि वो अगर समाज में ये पुरुषों को बताया नहीं गया कि अगर आपकी फोरस्किन प्रिजर्व्ड है, नॉर्मल है और प्रिजर्व्ड है, तो आपको उसको हर रोज स्नान करते वक्त या वैसे पीछे लेना है, रिट्रैक्ट करना है और अच्छे से सोप वाटर से जैसे शरीर को नहलाते हैं, वैसे उसको क्लीन करना है। तो जी। ये भी मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा सबको कि ये पहले करना जरूरी है। और अगर आपको ये फाइमोसिस की प्रॉब्लम है तो आप रिट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो उससे क्या होता है कि या तो आपको इन्फेक्शन हो रहा है या आपके पार्टनर को इन्फेक्शन हो रहा है, या सेक्सुअल एक्टिविटी के दरमियान उसमें जख्म हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकता है, कट्स होते हैं, पेनफुल होता है। और इसलिए फिर ये हमारे पास ये जो एडल्ट्स आते हैं, ये जो चीज उनको प्रॉब्लम है वो तो जन्म से ही है, जी। शायद माँ बाप ने नोटिस नहीं किया था। हम्म, अगर नोटिस किया तभी था तो फिर नहीं कराते हैं कि ये सोच के कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये अपने आप ठीक हो जाएगा, जी। अभी तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी यूरिन तो पास कर रहा है। राइट। या फिर ऐसा होता है कि भाई अगर ये हम कराएंगे तो वो रिलीजन बीच में आ जाता है, कन्वर्जन के ऐसा कि कुछ भी मन राइट। में मान्यताएं रखते हैं, तो उस वजह से फिर वो नहीं हुआ रहता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर जरूरी है कभी अगर कोई रिलीजन भी अगर ये करवाता है तो उसमें भी शायद उस जमाने में कोई साइंटिफिक बेसिस ही रहा होगा, जी। हाइजीन पर्पस के लिए, कोई दूसरे रोग नहीं हो उसके लिए। तो हम आज का रिलीजन तो मेडिसिन ही है, तो मेडिसिन फॉलो करके फॉलो ये करना करते हैं, चाहिए। जी। करना चाहिए और वो ये करते हैं। अब अगर बच्चों में करते हैं और ये बड़ों में करते हैं, जैसे आपने जेडेसर का पूछा तो उसमें जी। मैं विस्तार से बताऊं कि अगर बड़ों में और बच्चों में थोड़ा ये अंतर हो जाता है कि बच्चों में ऑर्गन इज नॉट डायनामिक, और जैसे मतलब एक ही साइज पे रहता है। जी ऑपरेशन के बाद और हीलिंग होने को 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, तो जी स्मूथली हो जाता है। पर जब बड़ों में करते हैं तो उसमें साइज में परिवर्तन हो सकती है इस 2 से 3 हफ्तों के दरमियान, अर्ली मॉर्निंग अब चाहते ना चाहते हुए, या अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन या उसके वजह से, तभी वो जो स्टिचेस पे या जो जख्म है उस पे तनाव आ सकता है। तो जी। टेक्निकली इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट एंड डिफरेंट। और हम्म, उसके लिए जब स्टेपलर जो है जेडएसआर स्टेपलर यूज करते हैं, जी। जिसमें एक सिलिकॉन रिंग होती है और एक बहुत छोटे छोटे पिंस होते हैं, तो ओके। उससे ऑलमोस्ट ये पेनलेस, ब्लडलेस और स्टिचलेस तो है ही, और एकदम खूब अच्छा कॉस्मेटिक रिजल्ट देता है। अच्छा। जहाँ कोई बुरे बुरे मतलब घाव दिखते हैं या अनइवननेस दिखती है, तो ये एक अच्छा कॉस्मेटिक रिजल्ट रहता है और पेनलेस और ब्लडलेस रहता है। इतना काफी ये जेडएसआर सर्कमसिजन स्टेपलर पॉपुलर है कि काफी डुप्लीकेट्स भी बाजार में आते हैं जो काफी चीप होते हैं, बट उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने की काफी संभावना होती है।
इसलिए हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप करा ही रहे हैं तो चेक करिए बराबर से कि आप जो कर रहे हैं वो ओरिजिनल ZSR ही हो और वो आपको कॉम्प्लिकेशन फ्री अच्छा रिजल्ट दे पाए। रिजल्ट दे सके। डुप्लीकेट से सावधान रहें। अच्छा डॉक्टर पराग, वैरिकोसील क्या है और ये इनफर्टिलिटी से कैसे रिलेटेड है? जी, वेरिकोसिल एक पुरुषों में यानी उनके जो टेस्टिस होती है स्क्रोटम में यानी कि एक बैग में, उसमें जो वेन्स है उसमें वो जब डायलेटेड और बड़ी चौड़ी हो जाती है उसको वेरिकोसिल बोलते हैं। अच्छा। अगर उसका दूसरा उदाहरण या उसका कोरोलरी दूं तो आपको, तो कभी कभी आपने किसी के देखे होंगे स्पेशली लेडीज में कि उनके पैरों में बड़ी बड़ी वेन्स दिखती है, लंबी चौड़ी, जैसे सांप घूम रहा हो इस टाइप का बड़ा दिखता जी है। जी। उस चीज को वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। अच्छा। तो जो सेम चीज जो वेरिकोज वेन जब स्क्रोटम में हो जाता है तो उसको वेरिकोसिल बोलते हैं। ओके। अच्छा। तो वेरिकोसिल से क्या होता है कि जब वहां डायलेटेड टॉर्चेस वेन्स बन गई जी और वीनस ब्लड है आपका, वो ब्लू ब्लड है जी जिसमें ब्लड है तो टेम्परेचर भी ज्यादा है उसका जी और जी ऑक्सीजन कम है, एसिडिक है, वो वहां जमा हो जाता है। जी। अभी आपकी जो टेस्टिस है, पुरुषों की जो टेस्टिस है, लेडीज को भी होती है गोटी, जो टेस्टिस बोलो या गोटी, ओवरीज बोलते हैं, जो जी पेट के अंदर है, जी। वो पेट के बाहर नहीं है, पेट के अंदर है। राइट। पुरुषों की जब जन्म होता है तब वो पेट के बाहर आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर या उष्णतामान है वो शरीर के टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री कम रहना चाहिए। अच्छा। तो जब ये वीनस ब्लड जो गर्म है, जिसमें ऑक्सीजन कम है, जिसमें एसिड ज्यादा है, जब वो वहां जमा हो जाएगा तो वो टेस्टिस में टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से वो फंक्शन बराबर नहीं कर पाएगी। अच्छा। तो फंक्शन नहीं कर पाएगी तो या तो स्पर्म्स कम पैदा होंगे या हम्म, उसकी जो क्वालिटी होगी वो अच्छी नहीं होगी। अच्छा। क्वालिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जैसे वो स्पर्म्स की मोटिलिटी होती है या हम्म, स्पर्म्स जो मूव करते हैं तो मूवमेंट में खूब खराब परिणाम आता है, नहीं होते या खराब तरीके से मूव होते हैं, तो जिसको ओलिगो एस्थीनोस्पर्मिया बोलते हैं। तो अच्छा जब अच्छा। उस टाइप का हो जाता है जी। तो फिर जब वो स्पर्म्स इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेवार होते हैं और अच्छा। वो पेशेंट्स को मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। ओके। दूसरा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये जब वीनस ब्लड वहां जमा हो जाता है तो वो खींचान पैदा करता है। अच्छा। तो खींचान और प्रेशर के वजह से पेन भी हो सकता है। तो किसी हम्म, किसी पेशेंट्स को पेन की प्रॉब्लम होती है और किसी को ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जी। होती है। वो पेशेंट टू पेशेंट अभी डिपेंड इसमें करता थोड़ी होगा। जी, और ओके। अभी इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है क्योंकि ये वेन जो है टेस्टिकुलर वेन, वो आपकी स्क्रोटम यानी टेस्टिस से चालू होके किडनी तक ऑलमोस्ट, मतलब आपकी रीनल वेन, आपकी हम्म। गुर्दे की वेन तक जाती है। अच्छा। तो इसके करने के ऑपरेशन करने के अलग 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 तरीके है कि ओके। अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। ज्यादातर ये तरीके जो दूर से, मतलब कि टेस्टिस या स्क्रोटम से दूर यानी एब्डोमेन में करते हैं, पेट में करते हैं, चाहे वो ओपन सर्जरी हो, चाहे लेजर हो, चाहे माइक्रो सर्जिकल हो जी। या रेडियोलॉजिकली एम्बोलाइजेशन से करते हैं, पर जितना आप दूर जाके करते हैं ये सर्जरी, तब वो रिकरेंस यानी कि फिर से होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके। और जो फर्टिलिटी के आप कर रहे हो, मतलब कि स्पर्म काउंट का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो जी। उसके रिजल्ट्स काफी कम होते हैं। ओनली 10% टू 20% लोगों को ये इम्प्रूवमेंट मिलता है और ये 2 या 3 साल में वापस रिकर हो जाता है। तो अच्छा। हम जिस तरीके से करते हैं उसको CDVL टेक्निक बोलते हैं। जी तो जी। CDVL का अगर फुल फॉर्म समझाऊं तो क्रीमेस्ट्रिक डिसरप्शन विथ वीनस लाइगेशन। अच्छा। अब इसको हम स्प्लिट करते हैं दो में। तो वीनस लाइगेशन तो सिंपल है कि वेन्स को आप बांधो या लाइगेट कर दो, जो सभी राइट। करते हैं। हम करते हैं वो थोड़ा नीचे करते हैं, मतलब आपके लोअर एब्डोमेन में या स्क्रोटम के जस्ट ऊपर वहां करते हैं। और ओके। जो क्रीमेस्ट्रिक डिसरप्शन है, तो एक क्रीमेस्टर क्या है कि एक मसल है जो आपके स्पर्मेटिक कॉर्ड को एनसर्कल करता है। अच्छा अच्छा। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो ये है कि जिसमें इस आपकी ये जो वेरिकोसिल की वेन्स है, टेस्टिकुलर वेन्स है, वो भी होती है इसके अंदर।
टेस्टिकुलर आर्टरी भी होती है, और वास यानी कि जिस नस से आपका स्पर्म्स जा रहे हैं वो सब एक एनक्लोज्ड होते हैं एक मसल के अंदर, जी जिसको क्रीमेस्टर बोलते हैं। वैसे इसका पर्सनली मतलब वैसे कोई जाना हुआ कोई फंक्शन नहीं है, पर ये जब ये वेरिकोसिल के पेशेंट्स में देखा गया है कि ये क्रीमेस्टर काफी टाइट होता है, जिसके वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है, मतलब कि अंदर प्रेशर बढ़ जाता ओके है, जो प्रेशर ये वेन्स को कि ब्लड को ऊपर हार्ट की तरफ जाने से रोकता है। होता है। और जब ये क्रीमेस्टर को जब हम उसको निकाल देते हैं, कफ के जैसे एक ब्रॉड सेगमेंट निकाल देते हैं ऑल अराउंड, तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो ओके तब ये जब करने से ये देखा गया है कि रिकरेंस रेट यानी कि फिर से होने की संभावना ऑलमोस्ट नील यानी 0 हो जाती है, और जो फर्टिलिटी रेट के इम्प्रूवमेंट ऑलमोस्ट 60 to 80% होती है 1 से 2 साल में। तो ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है, और उसकी भी एडवांटेज ये है कि ये डे केयर यानी कि आप करके 1 घंटे 2 घंटे में आप चले जा सकते हैं, दूसरे दिन से काम पे लग सकते हैं। तो सुविधाजनक भी है और रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। राइट। डॉक्टर पराग, आपका हमारे शो पे आने के लिए और आपके विचार शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, Sana, and thank you, MediCircle, for inviting me. Thank you. Thank you. Have a good day, sir. Thank you.